हेलो स्टूडेंट, आज हम इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या शब्दावली है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले हमने सैलरी वाला चैप्टर पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जो कि इनकम हेड का सेकंड जो शीर्षक है वो है। आय के जो 5 शीर्षक है उसमें से दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम आयकर इनकम, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो कौन से आयकर के कौन से अधिनियम इसके बारे में बताया गया है। तो बताया है यहाँ पर आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक में प्रयोग किए गए महत्वपूर्ण वाक्य क्या क्या हैं, उनका डिस्कशन हम यहाँ करते हैं। देखेंगे हम यहाँ पर मकान संपत्ति से आय शीर्षक में मकान में उनसे लगी हुई जमीन से हुई आय को भी मकान संपत्ति से आय शीर्षक में शामिल करेंगे। मकान संपत्ति, किसी ज़मीन पर मकान बना हुआ है तो उस मकान और उससे लगी हुई ज़मीन दोनों से ही जो इनकम होगी उसे मकान संपत्ति से आय शीर्षक में हम शामिल करेंगे। यदि कोई ज़मीन है जो किसी मकान से अगर नहीं लगी हुई है तो उस ज़मीन की आय पर इस हेड में टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि किस में लगेगा, अन्य साधनों से आय शीर्षक में। इसके अलावा मान लीजिए कि जो ज़मीन मकान से लगी हुई है उस केस में हम सिर्फ ज़मीन को ही किराए पर उठाते हैं लेकिन मकान को नहीं, तो ऐसी स्थिति में भी वही होगा कि अन्य साधनों से आय शीर्षक में ये आ जाएगी ज़मीन से हुई है। तो यहाँ पर बेसिक हम ये समझ सकते हैं, ये 2-3 जो बातें देखी हैं उसके अकॉर्डिंग, कि जो मकान संपत्ति से जो आय होगी उसके लिए जो ज़मीन होती है वो मकान संपत्ति से लगी होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि करदाता जो होना चाहिए वो मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। तो यहाँ पर करदाता मकान संपत्ति का स्वामी होना आवश्यक है, परंतु यह बात है यहाँ पर जानना जरूरी है कि जो करदाता है वो मकान संपत्ति का स्वामी तो होना चाहिए, लेकिन वो करदाता ज़मीन का स्वामी भी हो ये आवश्यक नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं कि ज़मीन जो होती है जिन पे मकान साधारणतः आवास के लिए बनाए जाते हैं वो लीज पर होती हैं, 99 ईयर्स की लीज। इस तरीके से वो ज़मीनें क्या होती हैं, लीज पे होती हैं। तो यहाँ पर ये है कि करदाता उस मकान संपत्ति का स्वामी होना आवश्यक है, भले चाहे वो ज़मीन का स्वामी है अथवा नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि मकान संपत्ति का माना गया स्वामी। अच्छा, कुछ कंडीशन ऐसी भी आएंगी कि मकान संपत्ति के स्वामी को हमें डीम्ड स्वामी को मानना पड़ेगा कि डीम्ड ऑनर क्या है, कौन है इसका डीम्ड ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कई केसेस हमारे पास ऐसे आएंगे। तो फर्स्ट हम यह देखते हैं कि जीवन साथी को हस्तांतरित मकान संपत्ति, यदि संपत्ति का हस्तांतरण बिना पर्याप्त प्रतिफल के किया गया हो तो हस्तांतरण करता ही स्वामी माना जाएगा। कई बार क्या होता है, कई लोग टैक्स बचाने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो अपनी संपत्ति का हस्तांतरण अपने, जैसे हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को कर देगा, वाइफ है तो अपने हस्बैंड को कर देगी बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के। इस जो कमी को पूरा करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जो संपत्ति का हस्तांतरण अगर बिना पर्याप्त प्रतिफल के लिए किया गया तो जिस व्यक्ति ने हस्तांतरण किया है वही उसका स्वामी माना जाएगा। लेकिन अगर हस्तांतरण किसी समझौते के अंतर्गत, यानी किसी अलग रहने के समझौते के अंतर्गत अगर हस्तांतरण हुआ है तो फिर उसे हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे हस्तांतरणकर्ता की आय में, बल्कि जिसे हस्तांतरण किया गया है उसकी आय में शामिल करेंगे। बी पॉइंट है हमारा अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित मकान संपत्ति। अगर किसी अवयस्क बच्चे को मकान संपत्ति हस्तांतरित की गई है तो हस्तांतरण करता ही स्वामी होगा। सिर्फ एक कंडीशन है उसमें, अवयस्क विवाहित पुत्री को छोड़कर। अवयस्क विवाहित पुत्री को अगर की गई है तो उस केस में हस्तांतरण करता स्वामी नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं अविभाज्य संपत्ति के संबंध में। ऐसी संपत्ति का धारक इस संपत्ति का स्वामी माना जाता है और ऐसी संपत्ति की आय उस व्यक्ति की आय में शामिल होती है, ना कि HUF की आय में। जो अविभाज्य संपत्ति होती है, जो कि परिवार की संपदा होती है, उसमें जो इस संपत्ति को जो इस संपत्ति का धारक होता है वो ही इस संपत्ति का स्वामी माना जाता है। ऐसी संपत्ति की आय फिर जो इसका धारक होता है उसकी आय में शामिल की जाती है। आगे आता है हमारा सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के संघ के सदस्यों को आवंटित मकान। ऐसे में उस सदस्य को ऐसे भवन का स्वामी माना जाएगा
तथा आय सदस्य की आय में शामिल होगी। नेक्स्ट है क्रय किया गया मकान जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है। किराए कोई मकान कर दिया गया है, मकान खरीदा गया लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो क्रेता की आय में ही शामिल होगा, न कि विक्रेता की में। अभी हम मोस्ट पॉइंट देते हैं कि स्वामित्व के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बातें। पट्टे पर ली गई जमीन पर बनाया गया मकान, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि जिसने जमीन पट्टे पर ली है वह मकान का स्वामी माना जाएगा, तो पट्टे पर ले वो मकान का स्वामी होना आवश्यक है। विवादास्पद मकान का स्वामी, अगर किसी मकान पर कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो ऐसे में जो व्यक्ति इसका किराया प्राप्त कर रहा है अथवा जो स्वामी की हैसियत से कब्जा बना के रखा हुआ है जिस व्यक्ति ने, वो इसका स्वामी माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा करदाता मकान संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए नहीं करे। करदाता अगर व्यापार और पेशे के लिए करता है तो ये सब इससे संबंधित आय व्यापार अथवा पेशे की आय में शामिल होगी। अब आता है मकान संपत्ति की आय पर कर लगाने संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है। विदेश में स्थित मकान संपत्ति की आय भारत में निवासी करदाता के लिए ही कर योग्य होगी। विदेश में अगर कोई मकान संपत्ति है तो ऐसी आय क्या होगी, भारत में जो निवासी करदाता है उसके लिए ही कर योग्य होगी। लेकिन यदि ऐसा किराया सीधे ही भारत में प्राप्त किया जाए तो यह असाधारण निवासी एवं अनिवासी के लिए भी कर योग्य होगा। यदि ऐसा किराया यदि सीधे ही भारत में प्राप्त कर लिया जाएगा तो असाधारण निवासी व अनिवासी दोनों के लिए कर योग्य होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी मकान संपत्ति के दो या दो से अधिक सह स्वामी हैं, तो ऐसी कंडीशन में को ओनर होने पर यदि प्रत्येक का हिस्सा निश्चित है तो दोनों की आय पर ही कर लगेगा। और नेक्स्ट आता है हमारा उपकिराएदार से प्राप्त किराया। ये क्या हो गया, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर होगा। उपकिराएदार यहाँ पर होता क्या है वो देखेंगे हम। मान लीजिए कोई मकान किसी व्यक्ति को किराए पर दिया गया है और वो किराएदार ही अपने समझौते के अकॉर्डिंग किसी और को वो मकान किराए पर दे देता है, तो वो जो जिसे किराएदार ने मकान किराए पे दिया है वो क्या कहलाएगा, उपकिराएदार कहलाएगा। तो उससे जो प्राप्त किराया होगा वो क्या होगा, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। अब यहाँ आता है मकान संपत्ति को किराए पर उठाने का व्यापार करना। अगर मकान संपत्ति को किराए पर उठाने का कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो ऐसी आय मकान शीर्षक की आय में ही शामिल होगी। नेक्स्ट हमारा मकान संपत्ति से प्राप्त मिश्रित अथवा संयुक्त है। अगर मकान में मान लीजिए कोई सुविधा भी दी गई है, फर्नीचर की सुविधा और अदर कोई भी सुविधा दी गई है, तो और जो किराया प्राप्त होता है वो मिश्रित किराया प्राप्त होता है, तो उस मिश्रित किराए में से इन सुविधाओं के मूल्य को क्या करेंगे, घटा देंगे। मशीन प्लांट एवं फर्नीचर के साथ भवन को किराए पर देना। यदि कोई करदाता अपनी मशीन प्लांट एवं फर्नीचर को किराए पर उठाने के लिए भवन को भी साथ में किराए पर देता है तो ऐसे किराए से प्राप्त आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। ये हम जो धारा 22 में मुख्य शब्दावली है, जो वाक्य हमने पढ़े हैं, आगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें इनकी समझ होना हमारे लिए ज़रूरी है। अब इसे जो नेक्स्ट जो भी टॉपिक है इसका वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।